नमस्कार दोस्तों, एमनेन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है युधिष्ठिर राठौड़ और मैं लेके आ गया हूँ आज एक नया लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले संगम एरा की। इस संगम एरा में हम बात करेंगे द सदर्न मोस्ट ऑफ डायनेस्टी, चेर, चोल्स एंड पांड्याज। इसके अलावा हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संगम काल की। तो संगम जो होता है उसका अर्थ होता है संघ या परिषद। किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस कार्य को अंजाम देते हैं। वो जो होता है उनका मिलना, उनका मिलने के बाद में कार्य को संपन्न करना, वो कहलाता है संगम। तो संगम का शाब्दिक अर्थ संघ या परिषद के रूप में लेते हैं। तो ये संगम क्यों हुआ था? जो तमिल लिटरेचर है उसको संकलित करने के लिए संगम हुआ था और ये जो है 3 संगम का यहाँ पे आयोजन हुआ था। तो ये जो तमिल साहित्य था इसको कंप्लीटली संगम साहित्य के रूप में डिनोट किया जाता है। संगम साहित्य से सुदूर दक्षिण शक्तिशाली राज्यों के आरंभिक इतिहास व उस समय की संस्कृति का उल्लेख हमें मिलता है। यदि संगम साहित्य की रचना की बात की जाए तो उसकी जो रचना है वो प्राचीनतम तमिलकम प्रदेश में हुई थी, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण के भूभाग में स्थित था। संगम साहित्य को तमिल भाषा का प्राचीनतम अंश माना जाता है। यदि संगम साहित्य को ले लिया जाए तो तमिल भाषा में अगर सबसे प्राचीनतम अंश अगर किसी को माना जाता है तो वो है संगम साहित्य। अब संगम साहित्य का जब संगमों का आयोजन हुआ तो उस संगमों को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक कौन थे? तो उस समय इनको संरक्षण प्रदान करने वाले जो शासक थे वो थे पांड्य शासक। तो पांड्य शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। इससे हमें चेर, चोल और पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1st to 3rd शताब्दी के आसपास माना जाता है। वैसे तो तमिल साहित्य को माना जाता है कि बहुत ही पुराना है, इवन वैदिक टाइम के आसपास का इसको माना जाता है। लेकिन हमें जो ऑथेंटिक स्रोत प्राप्त होते हैं, जो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, उससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग पहली से तीसरी शताब्दी के आसपास रहा होगा। तो पहली से तीसरी शताब्दी के आसपास को जो टाइम पीरियड है वो लगभग संगम काल का जो टाइम पीरियड है। इसमें संगम लिटरेचर की रचना हुई थी। बहुत सारे जो साधु थे, संत थे, इसके बारे में जो जानकार थे, पंडित थे, विद्वान थे, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए और जो तमिल साहित्य जो भी था उसको एक जगह संकलित किया और उस एरा को कंप्लीट को हम संगम काल के रूप में परिभाषित करते हैं। यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी और कहाँ कहाँ पर वो रूल करती थी, तो इन सभी डायनेस्टी की अपने को टेरिटरी बता रखी है। तो उस टेरिटरी में सबसे पहले हम बात करते हैं पांड्याज की। तो पांड्याज जो थे वो सबसे साउदर्न मोस्ट जो इलाका था इंडिया का, उस सदर्न मोस्ट इलाके में पांड्याज का रूल था और पांड्याज की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। तो ये जो कंप्लीट टेरिटरी है ये पांड्याज की बताती है। उसके बाद में जो उसके उत्तर में जो रूल था वो था चोलास का। ये चोलास का टेरिटरी बताती है और उसकी जो राजधानी थी वो थी उरियूर। इसके अलावा जो केरल वाला रीजन है, केरल के आसपास का जो कंप्लीट रीजन है वो चेर डायनेस्टी थी और वहाँ पे जो उनकी जो राजधानी थी वो थी मुचुरी। और ये कंप्लीट चेरास डायनेस्टी के बारे में बताता है। तो ये 3 मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी उस समय थी, चेर, चोलास एंड पांड्यास। तो ये 3 डायनेस्टी उस समय रूल में थी। यदि हम बात करते हैं कि संगम साहित्य जो हुआ था उसमें जिसका जो संकलन हुआ था वो कौन कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, तो उसके लिए हमें 3 संगम हुए थे। जो पहला जो संगम था वो हुआ था मदुरै में। मदुरै जो थी वो पांड्य वंश की जो राजधानी थी वहाँ पे हुआ था। तो उस स्थान पर क्या है, पहला संगम हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अगस्त्य ऋषि। इस संगम की हमें कोई भी पुस्तक नहीं मिलती है। कुछ ऑथेंटिक स्रोत ये भी बताते हैं कि इस समय जो संगम की जो साहित्य की जो रचना हुई थी उसको बाद में जला दिया गया। तो इसके बारे में हमें इतनी अधिक जानकारी मिलती भी नहीं है। तो इसलिए इस संगम की हमें कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। अगस्त्य ऋषि के बारे में एक फैक्ट मिलता है। एक अगस्त्य ऋषि और दूसरे थे कौंडिन्य ब्राह्मण। कौंडिन्य ब्राह्मण और अगस्त्य ऋषि वैदिक संस्कृति को अगर सर्वप्रथम दक्षिण भारत में लाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो 2 व्यक्ति हैं। एक है अगस्त्य ऋषि और दूसरे कौंडिन्य ब्राह्मण। ये जो है दोनों ने वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत लेकर आए थे। इस
प्रथम जो संगम था इसको संरक्षण प्रदान करने वाले जो रूलर थे वो थे पांड्य शासक। पांड्य शासक ने इस प्रथम संगम को संरक्षण प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं द्वितीय संगम की। द्वितीय संगम का जो है जब प्रथम संगम हो चुका था तो उस समय वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जगह जगह पानी भर गया था और मदुरई वाला जो कंप्लीट रीजन था वो पानी से फ्लडित हो गया था। इसलिए इसके जो उत्तर में एक स्थान था जिसका नाम था कपाटपुरम। तो जो सेकंड संगम जो हुआ था वो हुआ था कपाटपुरम में, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रारंभ में तो इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि थे, लेकिन अगस्त्य ऋषि की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे तोल्काप्पियम। और तोल्काप्पियम ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था तोल्काप्पियम। ये इसका जो कंटेंट है तोल्काप्पियम का वो है तमिल व्याकरण। तो तमिल व्याकरण की संबंधित कंप्लीट जानकारी हमें तोल्काप्पियम से मिलती है। ये जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। जैसे कि फर्स्ट जो टाइम पीरियड है वो लगभग 300 वर्षों के आसपास बताते हैं, और सेकंड जो वो है 100 वर्षों के आसपास। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी रचना होती रही थी। तो उस समय क्या है, अगस्त्य ऋषि की मृत्यु हो गई और उसके बाद में जो है नए अध्यक्ष बन गए थे तोल्काप्पियर। अब बात करते हैं हम तृतीय संगम की। तो तृतीय संगम का जो स्थान था वो था उत्तरी मदुरै। कपाटपुरम से वापस आ गए थे और उसके बाद में उत्तरी मदुरै में क्या है इसका वापस आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नकीरर, और इनकी दो पुस्तकें हैं, एक है एतुतोके और दूसरी है पत्तुपातु। जो एतुतोके और पत्तुपातु दोनों हैं ये इसमें गीतों का संकलन किया हुआ है। जो तमिल संगीत है उसका संकलन इसमें किया गया है। यदि एतुतोके की बात की जाए तो एतुतोके में 8 गीतों का संकलन किया गया है, जबकि पत्तुपातु में 10 गीतों का संकलन किया गया है। तो इन दोनों में अलग से गीतों का संकलन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि संगम साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकों का उस समय विकास हुआ या फिर उनको संकलित किया गया। तो ये लेखक के नाम है और इधर पुस्तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलिंगो आदिकल की। तो इलिंगो आदिकल की पुस्तक का नाम था शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम उस समय की बहुत सारी जानकारी हमें देती है। शिल्पाधिकारम उस समय की सामाजिक, आर्थिक और विशेषतः जो विदेशी व्यापार होता था उस पर यह प्रकाश डालती है। इसमें कोवलन और कड़ंगी की कहानी है। ये एक महिला प्रधान पुस्तक है। इसमें बताया जाता है कि कैसे एक कड़ंगी महिला है जिसके पति है कोवलन, और कोवलन पर एक नुपुर जो पायल होता है, पायल के चुराने की इल्ज़ाम लग जाता है, और उसी इल्ज़ाम से वो कैसे इनको निर्दोष साबित करती है। तो ये कंप्लीट कहानी उस शिल्पाधिकारम में दे रखी है कोवलन और कड़ंगी के बारे में। अब अगली जो पुस्तक है वो है, राइटर का नाम है शीतले सतनार और पुस्तक का नाम है मणि मेघले। मणि जो है इस कहानी में जो कैरेक्टर है मणि जो है वो कोवलन और माधवी की बेटी है। माधवी वो है जो उस समय एक गणिका थी, और गणिका से कोवलन का अफेयर चल जाता है, और उसी के कारण क्या है उस पर वो नुपुर चोरी का आरोप लगता है। तो उसी माधवी की जो पुत्री है वो मणि होती है, और उसी मणि को कड़ंगी अपने साथ लेके जाती है और अपने साथ में उसका पालन पोषण करती है। लेकिन कालांतर में मणि का मन बदल जाता है और वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर जाती है, और इसी के साथ में वो बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। अगली जो पुस्तक है वो है जीवक चिंतामणि, और उसके जो राइटर है वो है तिरुवंतक देवर। ये एक जैन साधु थे। ये इसमें कंप्लीट विवाह ग्रंथ है, और इसमें विवाह के बारे में बताया गया है कि जीवक एक चोल शासक है। वो बताते हैं कि विवाह जो है वो सुखदायक चीज है, लेकिन ये जैन साधु कहते हैं कि विवाह में कुछ भी सुख नहीं है। सुख जो है वो साधुवाद में है। विवाह तो एक प्रकार की झंझट है। तो इसीलिए है तो जीवक जो है उन्होंने 8 विवाह किए थे। 8 पहला विवाह किया तो उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने वापस पुनः दूसरा विवाह किया। ऐसे करते करते उन्होंने 8 विवाह किए और अंत तक भी उन्हें सुख की अनुभूति नहीं हुई, तो वो बाद में साधु बन गए थे। अगले जो राइटर है वो है तिरुवल्लुवर, और तिरुवल्लुवर की जो पुस्तक है उसका नाम है कुरूल। अब हम बात करते हैं उस समय की डायनेस्टी की। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन सी डायनेस्टी उस समय रूल में थी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश अगर किसी की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम जो वंश था वो था चेर वंश। चेर वंश का जो टेरिटरी थी वो केरल के आसपास की जो केरल वाला जो रीजन है वो कंप्लीट टेरिटरी चेर वंश की थी।
तमिल साहित्य में यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जिसका उल्लेख मिलता है वो था चेर वंश, और चेर वंश का ही सर्वाधिक उल्लेख हमें उस तमिल साहित्य में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में भी चेर वंश का हमें उल्लेख मिलता है। तो इस बात से पता चल सकता है जो ऐत्रेय ब्राह्मण है लगभग बहुत सारे ज़्यादा उत्तर वैदिक काल का जो ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, उस समय की जानकारी उसमें भी अगर चेर वंश की जानकारी मिलती है तो ये काफ़ी पुरानी डायनेस्टी उस समय की है। तमिल साहित्य एवं अभिलेखों में इन्हें केरल पुत कहा गया है। तो केरल के निवासी इनको बताया गया कि केरल पुत किसमें बताया है, तमिल साहित्य और अभिलेखों में इसे केरल पुत बताया है। यदि हम इसके प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो कौन कौन से जो रूलर हुए थे जो इस समय बहुत पावरफुल हुए थे, मोस्ट ऑफ पावरफुल रूलर इस समय हुए थे। तो मोस्ट ऑफ पावरफुल रूलर में सबसे पहले बात करेंगे उदयन जेरल की। तो उदयन जेरल जो थे वो जब शासक बने थे तो उन्होंने विशाल पाकशाला का निर्माण करवाया था, और उस पाकशाला में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो योद्धा हुए थे, योद्धा उधर से निकल रहे थे, तो उन सभी महाभारत के योद्धाओं को इन्होंने भोज करवाया था। तो ये जानकारी उससे हम उस समय हमें मिलती है। तो महाभारत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलती हैं कि जो महाभारत के योद्धा थे उनके योद्धाओं को उदयन जेरल ने भोज करवाया था। उसके बाद में जो अगले जो शासक हुए थे वो हुए थे नेदुन जेरल या नेडुन जेरल इनको कहा जाता है। ये जो चेर वंश की जो टेरिटरी थी वो समुद्र के आसपास, केरल के आसपास का जो रीजन था, वहाँ से बहुत सारा व्यापार होता था यूनान, ईरान आदि देशों के साथ में। तो उस समय क्या है, इसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था और उसको मुक्त करने के बदले में इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में धन वसूल किया था। तो ये इनके बारे में एक फैक्ट मिलता है कि इन्होंने यवन व्यापारियों को बंदी बना दिया था और उसको मुक्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारा धन वसूला था। अगले जो शासक हैं वो है शैनगटुवन। शैनगटुवन प्रसिद्ध शासक है और सबसे अगर पावरफुल बात की जाए तो शैनगटुवन इस समय के सबसे पावरफुल और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। इनको लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है। ये बहुत भले थे इसलिए इनको भला चेर या लाल चेर भी कहा जाता है। यदि चेरों की राजधानी की बात की जाए तो वो थी वांजी या वांची करूर इनकी राजधानी थी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। अगली जो डायनेस्टी है वो चोल डायनेस्टी है। चोल डायनेस्टी की अगर राजधानी की बात की जाए तो वो राजधानी थी उरेयूर। इनका जो प्रतीक है वो है बाघ, और इनके अगर प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो थे करिकल। संगम व चोल के सबसे महान अगर शासक की बात की जाए, अगर उस पूरे संगम एरा की बात की जाए या फिर पूरी चोल डायनेस्टी की बात की जाए तो सबसे महान शासकों में अगर किसी का नाम आता है तो वो थे करिकल। करिकल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जले हुए पैर वाला होता है, कि मतलब उसके पैर जो है वो जले हुए होते हैं, उसी का मतलब होता है करिकल। तो जले पैर वाला इसमें बताया गया है। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें भी चोल वंश का हमें उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पांड्या वंश की। पांड्या वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। इस पांड्या वंश ने सर्वाधिक जो है संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कार्प या जो मछली है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। मेगस्थनीज जो है वो पांड्य राजा का उल्लेख करता है और उसे महाबर देश कहता है। जो पांड्य डायनेस्टी है उस कंप्लीट डायनेस्टी को वो महाबर देश कहता है। वो ये भी बताता है कि जो महाबर देश है वो मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो है वो मोतियों का व्यापार होता था, तो वो मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बताता है। कौन बताता है? मेगस्थनीज बताता है। मेगस्थनीज के अनुसार महाबर देश में हेराक्ट की पुत्री का शासन है, तो ये बताता है हेराक्ट की पुत्री का वहाँ पे शासन है। तो ये बताता है कि वहाँ पे जो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है और वहाँ पे महिला जो है वो उस समय की मुखिया है, और उसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है? मेगस्थनीज देता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये मैप दे रखा है, मैप में अलग अलग डायनेस्टी दे रखी है और उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो दे रखे हैं। जैसे कि चेर डायनेस्टी है, चेर डायनेस्टी का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष है। पांड्या जो डायनेस्टी है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है, और चोला जो डायनेस्टी है उसका जो है वो बाघ। तो इन तीनों के जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें इस मैप में दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं संगमकालीन व्यापार वाणिज्य की। तो उस समय का जो व्यापार वाणिज्य कैसा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो
उस समय का जो व्यापार वाणिज्य था वो बहुत अच्छी अवस्था में था, क्योंकि उस समय का जो व्यापार है वो रोमन साम्राज्य के साथ में हुआ करता था। और रोमन साम्राज्य है वो उस समय बहुत सारे प्रभावशाली साम्राज्य था, और उसके साथ में ये अपना व्यापार होता था। तो उससे पता चलता है कि उस समय का जो व्यापार वाणिज्य है उसकी अवस्था काफ़ी अच्छी थी। अरिकामेडु जो पांडिचेरी है वहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त मिलते हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय जो है वो रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार होता था। अब हम यदि बात करें कि बंदरगाह कौन कौन से थे, कौन कौन से बंदरगाह के द्वारा जो है वो व्यापार होता था, तो उसमें सबसे पहला है तोंडी बंदरगाह, दूसरा है मुशीरी, उरेयूर बंदर, अरिकामेडु, पुहार, शालियूर। तो ये सभी जो बंदरगाह है वो उस समय संगम काल में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रयुक्त होते थे। अब कौन कौन सी चीज़ें आयात की जाती थी और कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी, तो उस समय जो आयात की जाने वाली चीज़ें थी वो थी सोना, चांदी, घोड़े, शराब, कांच और जवाहरात। तो उस समय जो है ये चीज़ें इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। साउथ में अगर बात करें तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इन चीज़ों को क्या किया जाता था, बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। फिर कौन कौन सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले जो है वो सूती वस्त्र का उस समय इंडिया हब हुआ करता था, और यहाँ से बहुत सारा लार्जेस्ट स्केल पर जो है सूती वस्त्र को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सूती वस्त्र और मसाले के लिए तो भारत जाना ही जाता है। तो मसाले जो काली मिर्च, विशेषकर जो काली मिर्च थी वो फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी, और इसी कारण यहाँ से जो है वो मसालों का व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लकड़ी, कछुए, नील आदि चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट उस समय हुआ करता था। तो ये था कंप्लीट लेक्चर अबाउट संगम लिटरेचर और संगम एरा के बारे में। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए गुड डे।